नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। अब भाजपा और संघ के बड़े नेता भी क्या मान चुके हैं कि साहिब के हाथ से बाजी निकल चुकी है। इस बार बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली में भी सीटें कम हो रही है। बाकी राज्यों में भी नुकसान हो रहा है। अब सारी बाजी बाबा के यूपी पर निर्भर है। 2 दिन पहले साहिब ने अपने भाषण में कहा था कि बुलडोजर कहां चलाना है ये बाबा से सीख लो। सही कहा था शायद बाबा ने अपना बुलडोजर चलाकर यूपी की 80 मंजिला इमारत में 40 माले तोड़ दिए हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। 5 चरणों के मतदान के बाद लग रहा है कि संघ भी अब कुछ बदल चुका है, कि इस बार भाजपा की सरकार बनना कहीं ना कहीं संघ के नेताओं को भी क्या मुश्किल लग रहा है। अतः संघ ने थके हुए घोड़े को बदलने का मन बना लिया है। अब सरकार बनेगी या नहीं बनेगी ये तो 4 जून में पता लगेगा, लेकिन अभी साफ तौर पर कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर संकट बादल के जो है वो मंडरा रहे हैं। संकट के बादल जो है मोदी सरकार पर बदला रहे हैं और तमाम सवाल आजकल ट्विटर पर ये चल रहे हैं। जो सवाल मैंने आपके सामने रखे ये तमाम वो सवाल है जो आजकल ट्विटर हैंडल पर आप देखोगे तो चारों तरफा सुनाई देंगे। आज कुछ यही सवाल केपी मलिक साहब जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी उठाए हैं और मैं सीधा आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं केपी मलिक साहब को। केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज 80 पर। जी धन्यवाद राहुल जी। और मलिक साहब, मेरा सवाल यही कि जो सवाल देखिए मैंने उठाए ये वो आप ही के सवाल है और आप कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी के सामने अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्या संघ के अंदर भी कुछ खटपट चल रही है? जिस तरह से पुराने घोड़े और नए घोड़े की बात हो रही है, या आखिर हो क्या रहा है पूरी राजनीति में? थोड़ा सा आप समझाइए कि आखिर अभी समय आ गया, 4 जून का वक्त नजदीक है। इधर कह रहे हैं कि भाजपा के लिए संकट बढ़ने वाला है, उधर भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम तो 400 पार करेंगे। देखिए राहुल जी, अगर आप देखें पिछले दिनों से ही संघ और भाजपा के बीच तल्खियां नजर आ रही हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी पहली बार पिछले महीने नागपुर गए और वहां पे नागपुर में इन्होंने नाइट स्टे भी किया और इस दौरान इनकी तरफ से कोशिश की गई कि मोहन भागवत जी से मुलाकात हो। तो मोहन भागवत जी से इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो तभी एक इस तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी राजनीतिक गलियारों में कि कहीं ना कहीं मोदी और भागवत के बीच में एक तल्खी पैदा हो गई है। लेकिन जिस प्रकार चंद रोज पहले इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने कहा है कि अब हमें संघ की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये जताता है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की जो रिश्ते हैं वो तल्ख हो चले हैं। और ये बताता है, ये हमारे इतिहास में पहली बार है, हम जैसे लोगों के लिए शॉकिंग न्यूज है कि अगर भाजपा और संघ अलग अलग हो जाते हैं तो फिर चलेगी पार्टी कैसे? क्योंकि पार्टी को तो हम ये देखते हैं कि एक हिसाब से संघ ही चलाता है। लेकिन पिछले 10 सालों में इतने मजबूत हो गए हैं या मोदी जी कि उन्होंने संघ पे भी एक प्रकार से जैसे आधिपत्य कर लिया है। उसका अगर आप देखेंगे देश भर में संघ कार्यालय बने हैं। जो संघ के दूसरे सहयोगी संस्थान है, चाहे वो सेवा भारती हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, उनके भी जहां ऑफिस कार्यालय वगैरह बने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने काफी मदद इन संगठनों की है। तो ये संगठन कहीं ना कहीं भाजपा का दबाव महसूस कर रहे हैं। और उसका दूसरा जो अगर आप एक पहलू देखेंगे वो ये है कि मोदी जी को लगता है कि संघ में हमारे लोग अधिक हैं और वो लोग हमारी बात सुनेंगे और अंत में फैसला हमारे पक्ष में होगा। यही सारी चीजें सोचते हुए जेपी नड्डा का बयान दिलवाया गया है। इसके अलावा अगर हम संघ के कार्यकर्ताओं या संघ के लोगों को देखें, जो जिला स्तर के संघ के लोग हैं या प्रांत लेवल के हैं या स्टेट लेवल के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी हैं, प्रचारक हैं, उनको भी पिछले 10 साल से खूब मजा आया हुआ है। 5 स्टार की उनकी सुविधाएं मिली हुई हैं, चाहे वो अपने कार्यालयों की बात हो, चाहे उनको कहीं आने जाने की बात हो। पहले संघ का जो कार्यकर्ता होता था वो साधारण रेलवे जर्नी करता था या अगर फ्लाइट में भी कहीं दूर जाना हो तो साधारण टिकट पे यात्रा करता था। आज उनका भी रुतबा बढ़ा है और उनकी भी फैसिलिटी जिस प्रकार से उनको मिल रही है
तो वो भी उससे कहीं ना कहीं गदगद है और वो भी थोड़ा सा इस प्रभाव में है कि मोदी जी ने उन सब के लिए ये किया है। तो पिछले 10 साल में जिस प्रकार से आरएसएस भाजपा के दबाव में है, उससे एक चीज ये लग रही है कि अब भाजपा को ये समझ में आ गया है कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। संघ भाजपा का सहयोग किस प्रकार से करता था, मोटा मोटी पहले आप ये देखिए कि जो आपके चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की मदद संघ के कार्यकर्ता करते थे। चाहे वो बूथ लेवल की बात हो, चाहे वो जिला लेवल की बात हो, चाहे ब्लॉक लेवल की बात हो, उनका काम था सूची बनाना, वहां पे एक लोकल में एक माहौल बनाना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये सब फॉर्मूले पुराने हो चले। अब भारतीय जनता पार्टी के पास अपना एक तंत्र है, अपनी एक आईटी सेल है, उनके पास संघ से अच्छा माहौल बनाने का एक जरिया है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लग रहा है कि हमें अब संघ की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे संघ से बहुत सारे लोगों को भाजपा में भेजा जाता था ऑब्जर्व करने के लिए और सारी चीजों को देखने के लिए, शुरू में चाहे संजय जोशी की बात करें, चाहे आप रामलाल जी की बात करें, चाहे राम माधव की बात करें, चाहे अभी बीएल संतोष की बात करें, तो ये जो संगठन मंत्री होते थे आरएसएस के, एक हिसाब से डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में इनको भेजा जाता था। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हमें इनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है और हम अपने तरीके से काम करेंगे, इसीलिए जेपी नड्डा का इस तरह का बयान आया है। और उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है लोगों को कि भाजपा और संघ में एक बड़ी दीवार खिंच गई है। जी, जो ये दीवार की बात आप कह रहे हैं कि संघ और भाजपा के बीच बड़ी दीवार खिंच गई, क्योंकि ये तो ब्यूरोक्रेसी तक भी बात चली गई होगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी लगता है आपको कि भाजपा सरकार के साथ अब 2024 के इस चुनाव में उनको जीत दिलाने के लिए कोई कसर छोड़ेगा? देखिए राहुल, अगर आप देखें, ब्यूरोक्रेसी बहुत सारी चीजें भांप लेती है, बहुत सारी चीजें समझती है, लेकिन इस बार ब्यूरोक्रेसी को भी इन्होंने फुर्सत लेने नहीं दी है, उनको सोचने समझने का टाइम नहीं दिया गया है। उनको 100 दिन का एजेंडा बहुत दिनों से दिया हुआ है, 100 दिन का एजेंडा, फिर 100 महीने का एजेंडा, फिर सन 47 तक का एजेंडा बनाने के लिए उनको काम पे लगाया गया है। वो सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं, और कई बार उनको सैटरडे संडे को भी बुलाया जाता है, तो उनको सोचने का मौका ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और उन्होंने अपने लोगों को, सरकारी अधिकारियों को, मंत्रियों को कॉन्फिडेंट एक किया हुआ है कि हमारी 400 के पार आ रही है। और आज जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, 400 के पार नहीं आएंगी तो 300 आ जाएंगी, 300 नहीं आएंगी तो बहुमत का आंकड़ा आ जाएगा। तो बात तो यही हुई ना कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बन रही है। तो ये एक चर्चा इस तरह की मार्केट में है कि किसी भी कीमत पे भाजपा की सरकार बन रही है और मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, ये चर्चा उधर उनके खेमे में है। लेकिन अगर आप इसको दूसरी तरफ देखते हैं, जो आलोचक हैं या ग्राउंड पे काम करते हैं, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 200 क्रॉस करना मुश्किल दिखाई देता है। अगर हम ग्राउंड पे देखें, जिस प्रकार से बड़े बड़े वर्ग भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आते हैं, आज चुनाव आयोग का एक आदेश भी आया है कि आप जो है इस पे बयानबाजी ना करें, अग्निवीर पर और दूसरे धार्मिक मुद्दों पे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी लगता है कि अग्निवीर का मुद्दा जो है ग्राउंड पे बहुत ज्यादा असर दिखा रहा है, क्योंकि अग्निवीर में जाने, सेना में जाने वाले नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है और अग्निवीर ने एक हिसाब से उनका रास्ता बंद कर दिया है। तो उससे युवा बहुत ज्यादा नाराज और विमुख है, जो भाजपा से नाराजगी मोल लेते हुए उसको हराना चाहता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में चल रहा है, वो संविधान का मुद्दा है। जो दलित युवा हैं, जो दलित लोग हैं, उनको ये है कि अगर इनकी 400 पार आती है या पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो ये हमारा संविधान खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी भाजपा को हराने के लिए लगे हुए हैं। तो ये ग्राउंड के मुद्दे हैं और ग्राउंड पे बहुत अच्छे से ये चल रहे हैं। और उसकी एक बानगी आप देखेंगे, अगर आप किसी भी लोकसभा सीट पे अभी जाते हैं, यहाँ पहले दूसरे तीसरे चरण में उस तरह से खुलेआम नहीं था, लेकिन आजकल अगर आप 5वें या छठे चरण की बात करें, अभी जो आने वाला है, इसमें हमने चौथे में भी देखा और खासकर 5वें चरण में ये देखा कि युवाओं का हुजूम जिस प्रकार से आ रहा है विपक्ष के साथ, या जिस प्रकार से वोटिंग हो रही है इकट्ठी, वो यह जता रहा है कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लिए एक अच्छी खबर नहीं है और सत्ताधारी दल का विरोध ग्राउंड पे है। लेकिन सत्ताधारी दल
मजबूती से लड़ रहा है। उसने अपना एक प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, क्योंकि उसके पास मेन जो मीडिया है वो उसके साथ है, बाकी तमाम संसाधन उसके साथ हैं, तो माहौल बना हुआ है उसका अभी तक। जी। लेकिन मैं अगर बात यूपी की करूं थोड़ा सा, क्योंकि आप दूसरे राज्यों में जो माहौल है वो तो दिखाई भी दे रहा है। मैं हरियाणा में भी बात कर रहा था कि हरियाणा की 10 सीटें 2019 में बीजेपी ने बड़े आसानी से जीत ली थी, 14 में 7 और 19 में 10 की 10 क्लीन स्वीप कर ली। वहां पर अब किसान इस तरह से नाराज है कि वहां जो बीजेपी के नेता प्रचार करने जा रहे हैं, मेरी उनसे जो बात हो रही है वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत मुश्किल लग रहा है वापसी करना हरियाणा जैसे राज्य में। तो यूपी में, क्योंकि हरियाणा और यूपी यूपी यहाँ पर बड़ा राज्य है, 80 सीटें देने वाला राज्य है, तो बाबा योगी बाबा की जैसे बात कर रहे थे कि कहीं योगी बाबा भी अब कहीं मोदी जी के बीच में जो तालमेल है कहीं गड़बड़ा गया है क्या? हालांकि मंचों से तो दोनों एक दूसरे के पक्ष में बात कह रहे हैं, लेकिन अंदर की जो आलोचक है या फिर विपक्ष के लोग हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि बाबा और मोदी के बीच में सब ठीक नहीं चल रहा। जैसे संघ के बीच में आपने भी लिखा कि संघ कहीं कुछ और भी सोच रहा है, दूसरे किसी घोड़े पर दांव लगाने की। ये सब क्या? देखिए राहुल, अगर आप देखेंगे, ये खाली उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लगभग 4 दर्जन सीटें लोकसभा की लेके आने वाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसके तमाम कारण है कि जिस प्रकार से वहां पे शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, शिवसेना को तहस नहस किया गया, तो कहीं ना कहीं शिवसेना को एक सिंपैथी मिल रही है, और शरद पवार वहां पुराने नेता हैं, उनको भी एक सिंपैथी मिल रही है, और वो सीधा सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं, उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं इस बीच में उनको भी अनदेखा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए गए, फिर उनको हटा के उप मुख्यमंत्री बनाया गया, और दूसरे दल से आए हुए एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया जो शायद डिजर्व भी नहीं करते थे। तो उससे महाराष्ट्र में बहुत माहौल खराब है, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान वहां भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप बिहार की बात करेंगे, बिहार बड़ा स्टेट है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है। हरियाणा तो बहुत छोटा प्रदेश है। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम राज्यों में अगर नुकसान हो रहा है, तो इससे लगता है ये, और संघ भी इस पे वाच कर रहा है, संघ भी इस पर नजर बनाए हुए है कि अगर कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम पूर्ण बहुमत नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम 200 सवा 200 के बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे में हमें अलाइज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे समय पर राजनाथ को एक्टिव किया जाएगा, गडकरी को एक्टिव किया जाएगा, जिनकी जो स्वीकार्यता है वो दूसरे दलों में भी है। गडकरी के या राजनाथ के नाम पे ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं होगी, शिवसेना को कोई दिक्कत नहीं होगी, जो दूसरे इनके पुराने एनडीए के एलाइज हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो भाजपा के साथ आ सकते हैं। इसमें सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका संघ निभा सकता है। इस तरह की भी चर्चाएं और संभावनाएं हैं। लेकिन ये सब पता आपको चलेगा 1 तारीख को, जो लास्ट 7वें चरण की वोटिंग होगी, और जब सर्वे आने शुरू होंगे, ये तस्वीर 1 तारीख के बाद ही साफ होगी। आप जी। तो यानी जो आपने कहा कि पुराने और नए घोड़े जो है, अगर 272 से कम सीटें आती है तो यहाँ पर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, तमाम ऐसे नेताओं पर भी जो है संघ विचार कर सकता है। यानी इस बार जो है लग रहा है कि मोदी सरकार की हैट्रिक जो है वो लगना कहीं ना कहीं मुश्किल आपको लगता है। देखिए, मोदी जी की हैट्रिक लगना इसलिए मुश्किल है कि तमाम विरोध और तमाम वर्ग उनसे विरोध में खड़े हुए हैं, और बाहर के जो लोग विरोध खड़े हैं वो एक बात अलग है, लेकिन आरएसएस जैसा संगठन, जो बहुत महत्वपूर्ण संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो अगर विमुख हो जाता है, वो कहीं ना कहीं नाराज है, तो उसका बड़ा भुगतान भारतीय जनता पार्टी को और आज के नेताओं को होगा। इसमें मुझे कोई दो राय नजर नहीं आती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर गडकरी या दूसरे लोग फ्रंट पे आते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी जो शीर्ष नेतृत्व है उसको हटना पड़ेगा। उसी में हमने घोड़े की बात की है कि पुराने घोड़े को हटा के नए घोड़े को लाना पड़ेगा। माना उनका कहना यह है कि 10 साल में घोड़े ने बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, अब घोड़ा जाए आराम करे और नए घोड़े को दें। आरएसएस का काम यही है कि जो घोड़ा थक जाए, लंगड़ा हो जाए, पुराना हो जाए, उसको हटाए और नए घोड़े को लाए। उसमें चाहे मधोक साहब हों, चाहे वाजपेयी जी हों, चाहे अडवाणी जी हों, और चाहे अब मोदी जी हों, ये कोई नई बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है।
संघ उनको उपयोग करता है जिनमें दम होता है, जिनमें दम नहीं होता है संघ उनको किनारे लगा देता है। ऐसा बहुत सारा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का और संघ का, और ऐसी लंबी सूची है जिनको इस तरह किनारे किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, आपने वक्त दिया। आप और सीधे तौर पर जो सवाल है वो यही है कि आखिर जो असली जो खेल है वो तो यहाँ पर संघ खेल रहा है। अब सरकार बनेगी या 4 जून को नहीं बनेगी ये तो 4 जून के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर जो नए पुराने घोड़े की लड़ाई है उसमें आखिर क्या पुराने घोड़े को रिटायर कर दिया जाएगा या फिर पुराने घोड़े पर एक बार फिर से तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। अब चर्चाएं तमाम हो रही है। संघ की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि संघ के लिए बीजेपी जो है एक उनका एक विंग है। संघ के पास बहुत सारे ऐसे दल है, बजरंग दल की बात कर ले, हिंदू विश्व हिंदू परिषद और तमाम और ऐसे संगठन है जैसे बीजेपी। वो जिसको चाहे उसको ऊपर कर सकता है, जिसको चाहे उसको नीचे कर सकता है। लेकिन अगर बीजेपी में सब हो रहा है कि संघ जो है उस संघ को दरकिनार किया जा रहा है या संघ के लोगों को जो है तवज्जो न मिलना, ये तो वाकई जो है चिंता की बात है। लेकिन देखिए जिस तरह से विषम स्थितियां देश में होती दिखाई दे रही है, मोदी सरकार की जो लहर 2014 में थी 2019 तक भी वो लहर थी, अब धीरे धीरे वो लहर तो नहीं है। अब इस बार चुनाव में लोग विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं और कुछ जाति के नाम पर भी वोट डाल रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर इस बार वोट नहीं हो रहा है। तो सीधे तौर पर कई राज्यों में अभी चुनाव बाकी है। यूपी की भी करीब 27 ऐसी सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन अगर योगी बाबा ने खेल खराब कर दिया तो समझ लीजिए खेल बाबा का खराब जो है साहेब का खराब हो ही जाएगा। और बात तमाम अगर आप समझे तो लब्बो लहब ये निकल कर आता है कि 4 जून तक तो इंतजार करना ही होगा। राजनीति किस करवट जो है वो लेती है, किस करवट उठ बैठेगा राजनीति का, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।